बार्बो, जो कि एन फ्रैंक का रीबर्थ है, उन्होंने एक बुक लिखी एंड द वुल्व्स हाउल्ड। इस बुक में उन्होंने उस घटना का स्पष्ट वर्णन किया है जिसमें उन्हें पहली बार जब वो 10 वर्ष की उम्र की थी, तब देखिए कितनी लेट हुआ है। आमतौर पर लोगों को जब जब बच्चा बोलना शुरू करता है तभी उसे अपने पास्ट बर्थ की यादें आ जाती हैं। यहाँ एन फ्रैंक के रूप में जब बार्बो का जन्म हुआ, बार्बो को भी यादें थी, लेकिन उसकी यादों को समझने वाला कोई नहीं था। उसके माता पिता द्वारा उसे इस बात के लिए चुप कराया जाता था कि वो क्या बोलती रहती है। उसके टीचर्स, कोई डॉक्टर, कोई भी उसे समझने वाला नहीं था। तो लेकिन ये यादें कितनी लंबी चली, कितनी गहरी यादें होंगी। आप समझिए कि जब बार्बो 10 साल की थी तब उसे इस बात का एक पक्की पुष्टि हुई, उसके लिए भी और उसके माता पिता के लिए भी, कि बार्बो एन फ्रैंक का ही रीबर्थ है। जब बार्बो 10 साल की थी तो वो अपने माता पिता के साथ यूरोप के टूर पे गई और वो एम्स्टर्डम नाम के शहर में भी गई। ये वो शहर था जहाँ पे एन फ्रैंक का परिवार रहा करता था। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान एन फ्रैंक का परिवार एक इमारत की अटारी में छुप के रहा करता था, क्योंकि उसे पुलिसकर्मी आएंगे और उसे पकड़ के ले जाएंगे, नाजी सिपाही आएंगे और उन्हें पकड़ के ले जाएंगे, इस बात का डर था। तो वो लगभग 2 वर्ष तक इसी तरह से उस इमारत की अटारी में छुप के रहे। लेकिन 2 साल बाद उन्हें नाजियों ने ढूंढ निकाला और उन्हें पकड़कर कंसंट्रेशन कैंप ले गए। जिस स्थान पर एन फ्रैंक और उनका परिवार छुपा करता था, बाद में जब ये पुस्तक प्रकाशित हुई और एन फ्रैंक एक नामचीन राइटर के रूप में प्रख्यात हो गई अपनी मृत्यु के बाद, तब जो वो स्थान था जहाँ एन फ्रैंक और उसका परिवार छुपा करता था, उसे एन फ्रैंक की म्यूजियम में बदल दिया गया। और वो फिर जो भी पर्यटक वहाँ पे आया करते थे उनके लिए एक खास देखने योग्य स्थान बन गया। और अब तक बार्बो के माता पिता ये जान चुके थे कि एन फ्रैंक कौन है। बार्बो के पिता ने उसी म्यूज़ियम में जाने के लिए जब एक टैक्सी हायर करी तो बार्बो ने कहा कि नहीं, वहाँ जाने के लिए टैक्सी की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जगह यहाँ से बहुत करीब है, हम पैदल जा सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर, बार्बो की ये बात सुनकर उसके पिता, उसकी माता बहुत हैरान थे कि बार्बो तो यहाँ पहली बार आई है, वो कैसे ये कह सकती है कि ये स्थान तो यहाँ से बहुत करीब है। खैर, बार्बो ने इतने यकीन के साथ ये बात कही कि उसके माता पिता के मन में ये ख्याल ही नहीं आया कि वो इस चीज़ का विरोध करें, और वो चुपचाप बार्बो के पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हो गए। और कमाल की बात ये थी कि बार्बो, जो उस शहर में पहले कभी आई भी नहीं थी, घुमावदार गलियों में से होते हुए उस एन फ्रैंक के म्यूज़ियम तक पहुंच गई। हैरानी की बात तो ये थी कि वो उन रास्तों से वहाँ पहुंची थी जिसे बस वहाँ के निवासी जान सकते थे, और वो इतने यकीन के साथ आगे आगे चल रही थी कि एक पल के लिए भी ये नहीं लगा कि ये शहर, ये गलियां उसके लिए अनजानी हो, ऐसे जैसे उसके कदमों ने रास्तों को नापा हुआ है। बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। जब वो म्यूज़ियम में पहुंची तो उसकी सीढ़ियों के पास खड़े होकर वो बोली, ये तो बड़ा अजीब है, पहले ये ऐसे नहीं लगा करती थी। उसके मम्मी पापा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। खैर, अभी तक तो जो बार्बो खुशी खुशी यहाँ तक पहुँची थी और उनको अपने माता पिता को रास्ता बता रही थी, अब जब वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गई तो अब तक तो जो बार्बो मस्त थी वो अचानक से सफ़ेद पड़ने लगी, उसको ठंडे पसीने आने लगे। उसने अपनी माँ का हाथ कस के पकड़ लिया। उसकी माँ ने जब उसका हाथ पकड़ा तो उसका हाथ जैसे बर्फ़ हो, इतना ठंडा था। और अब जब बार्बो उस जगह से क्रॉस हुई, उस जगह के करीब पहुंची जहां पर एन फ्रैंक और उसका परिवार छुपा करता था, तो वो एकदम से उसके पसीने छूट गए, उसे घबराहट होने लगी, क्योंकि ये वो जगह थी जो वो अपने सपनों में कई बार एक्सपीरियंस कर चुकी थी। अभी कुछ और अजीब होना बाकी था। बार्बो एक छोटे कमरे में पहुंची जिसकी दीवारें खाली थी, लेकिन उसको देखकर उसने कहा कि अरे, ये तस्वीरें अभी भी यहाँ पर हैं, जबकि वो दीवार खाली थी। लेकिन एन फ्रैंक उन दीवारों पर फिल्म स्टार्स की तस्वीरें काटकर चिपकाया करती थी, और जब उनकी मम्मी ने वो खाली दीवार देखी तो उन्होंने कहा कि ये दीवार तो खाली है, इस पे तो कोई पोस्टर नहीं है। उन्होंने फिर गाइड से पूछा कि ये दीवार तो खाली है, तो गाइड ने कहा हाँ, यहाँ पर एन फ्रैंक फिल्म स्टार्स की फ़ोटोज़ काट कर चिपकाया करती थी, तो वो फ़ोटोज़ अभी वहाँ रखी हैं,
कुछ समय के लिए यहाँ की रिपेयरिंग चल रही है, उसके बाद इन फोटोज़ को यहाँ पर दोबारा रख दिया जाएगा, लगा दिया जाएगा इस दीवार पर। हैरानी की बात ये थी कि एन फ्रैंक को पता था कि ये तस्वीरें इस दीवार पर लगी हुई हैं, वो दीवार जो कि उस वक्त खाली थी, लेकिन उन तस्वीरों को नीचे पड़ा हुआ देखकर ही बारबो समझ गई कि ये तस्वीरें इस दीवार पर लगेंगी, जबकि वो तो पहले कभी यहाँ आई भी नहीं थी। अब बारबो की मम्मी परेशान थी। उन्होंने बारबो से कहा कि तुम्हें यहाँ के रास्ते कैसे पता, तुम्हें कैसे पता कि इस दीवार पर तस्वीरें लगा करती थी, जबकि ये दीवार तो खाली थी। तो इन सब बातों का कोई जवाब बारबो के पास नहीं था। बारबो चुप थी और उसकी मम्मी उससे सवाल पे सवाल किए जा रही थी, जिसका कोई जवाब बारबो के पास नहीं था। जब वापसी का समय आया तो बारबो के पैर जैसे जम गए और वो बहुत दुखी थी। वो बस निकलना नहीं चाह रही थी, वो वहाँ से जाते वक्त बहुत दुखी थी। उसके चेहरे से बस दुख टपक रहा था, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, वो रोती जा रही थी और कोई रीज़न नहीं था उसके रोने का। लेकिन जैसे ही वो नीचे उतरी और आखिरी पायदान पर, आखिरी सीढ़ी पर उसने पैर रखा, तो उसने अपने पैर वापस मोड़ लिए और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। अब ये सारी घटना जिसका वर्णन मैंने आपके सामने किया है, इससे आप समझ सकते हैं कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि पास्ट बर्थ उन लोगों को याद रहते हैं, मोस्टली 99% केस में, जिनको पूर्व जन्मों की कुछ बुरी यादें उनके साथ होती हैं, कुछ मोह गहरा होता है, किसी चीज़ के साथ लगाव गहरा होता है, प्राण छूटते समय कोई भाव दिल में होता है, कोई दर्द दिल में होता है, इस तरह का कोई रीज़न होता है। तभी पास्ट बर्थ की अधिकतर केसेस यही देखे गए हैं जिसमें यादें रहती हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एन फ्रैंक के रूप में बारबो के अंदर जो यादें हैं वो कोई बहुत पॉजिटिव यादें नहीं हैं। उसे वो जो उसने नाजी कैंप में वक्त गुजारा, जो उसे छुप कर वक्त गुजारना पड़ा, वो सारी यादें हैं उसके मन में, जो कोई बहुत सुखद यादें नहीं हैं, वो एक दुखद यादें हैं। वो यादें कैरी फॉरवर्ड हुई हैं बारबो के रूप में उसके नेक्स्ट बर्थ में। तो आप देखिए कि पास्ट बर्थ का याद रहना हकीकत में कोई बहुत एक आप सकारात्मक बात नहीं कह सकते, क्योंकि मोस्टली 99% केस में तो तभी ये यादें ट्रांसफ़र होती हैं जब व्यक्ति मरते समय किसी दुख में हो, किसी बहुत गहरे मोह में हो, किसी बहुत गहरी अटैचमेंट में हो, तभी ये यादें रहती हैं, अन्यथा नहीं रहती। आप अगर इस बात को चेक करना चाहते हैं तो खुद इस तरह के केसेस पर नज़र डालिएगा और एक निचोड़ निकालिएगा। आप देखेंगे कि आपको मुश्किल से कोई विरला एक आध केस ऐसा मिलेगा जिसमें कोई व्यक्ति ये कहे कि उसकी एक सुखद परिस्थिति में, पूरी आयु के साथ, 80-90 वर्ष की आयु में, एक सुखद परिस्थितियों में उसका देहांत हुआ। ऐसा आपको विरला कोई केस मिलेगा, नहीं मिलेगा। एंड द वुल्स हाउल्ड जो ये बुक है, इसके अंदर बहुत डिटेल में इन घटनाओं का वर्णन बारबो ने किया हुआ है। अब यहाँ पर भी जैसे बारबो के मामले में पहले भी हुआ था, अब एक बार फिर हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद उसकी मम्मी ने तो इस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि वो एन फ्रैंक का रीबर्थ है, लेकिन उसके पिता जो कि एक कट्टर ईसाई थे, उन्हें इस बात को अब भी स्वीकार करने में दिक्कत हो रही थी। उनका धर्म अब भी इस बात के आगे आ रहा था। तो उन्होंने कहा, जो उनके पिता की प्रतिक्रिया थी, उन्होंने कहा, मैं इनकार नहीं कर सकता कि तुम किसी ना किसी तरह से यहाँ पहले भी रह चुकी हो, शायद तुम पहले जी चुकी हो और तुमने पुनर्जन्म लिया है, लेकिन तुम केवल एक ही हो। उनकी ये बात सुनकर बारबो समझ गई थी कि दिन में जो घटनाएं हुई हैं उनके माध्यम से पुनर्जन्म की वास्तविकता जो सामने आई है, उसका सामना उसके पिता ईसाई दृष्टिकोण होने की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इस घटना के बाद बारबो बहुत खुश थी, इसलिए क्योंकि अब कम से कम उसकी माँ तो थी जो ये मानती थी कि वो एन फ्रैंक है, और एन फ्रैंक के विषय में अब वो अपनी माँ से कम बात तो कर सकती थी। अब उसे कम से कम डांट तो नहीं मिलेगी कि वो क्यों अपने आप को एन फ्रैंक बताती है। अब जैसा कि हमने पास्ट बर्थ के केसेस में देखा है कि यादें नहीं, प्रतिभाएं भी ट्रांसफ़र होती हैं। अब प्रतिभाएं तो हम सभी में ट्रांसफ़र होती हैं, वो अलग बात है कि हमें अपने पास्ट बर्थ याद नहीं है, लेकिन प्रतिभाएं हम सभी में ट्रांसफ़र होती हैं। इसीलिए कुछ बच्चे बाय बर्थ ही कुछ चीज़ों में बहुत खास होते हैं। तो यहाँ पर भी यही हुआ। यहाँ पर भी जो एन फ्रैंक थी वो एक बेहतरीन राइटर थी। उसने अपने जो दिन भर की घटनाक्रम थे उनको वो एक डायरी में नोट किया करती थी, जो कि बाद में पब्लिश हुई, डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से।
लेकिन इस बर्थ में बार्बो भी इसी प्रतिभा के साथ पैदा हुई और आगे चल के बार्बो ने कई किताबें लिखी, यहाँ तक कि सिर्फ 12 वर्ष की आयु तक वो 7 किताबें लिख चुकी थी। अब आप देखिए उसमें किस कदर काबिलियत रही थी लिखने की, वो एक बेहतरीन राइटर थी। तो बार्बो में जो ये एक बेहतरीन राइटर होने का गुण आया था, ये एन फ्रैंक से ही आया था। अब ये बात जो मैंने कितनी बार कही है कि आप किसी भी चीज़ में जब अपनी बहुत ज़्यादा ऊर्जा देते हैं तो वो व्यर्थ नहीं जाती है। कुछ भी मीन्स कुछ भी, पॉजिटिव या पॉजिटिव के विपरीत, कोई प्रतिभा, कोई गुण, यहाँ तक कि चाहे आप शिक्षा भी प्राप्त करती हो, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है, सब कुछ नेक्स्ट बर्थ में ट्रांसफ़र होता है। इसलिए बहुत बार जो आप लोग के ये प्रश्न आते हैं कि मेरा जो संतान थी वो इस दुनिया से चली गई, वो शिक्षा में बहुत अच्छी थी, तो क्या उसकी शिक्षा व्यर्थ चली गई? जी नहीं, उसकी शिक्षा व्यर्थ नहीं गई है। अब नेक्स्ट बर्थ में भी वो जो पैदा होगा वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट छात्र के रूप में पैदा होगा। तो कुछ भी, किसी भी चीज़ की प्रतिभा अगर आप अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं तो जिस भी प्रतिशत में डेवलप कर रहे हैं वो नेक्स्ट बर्थ में आपके साथ जाएगी। अब आप यहाँ देखिए, एन फ्रैंक के रूप में उसने कोई विशेष लेखन नहीं किया, उसने सिर्फ अपनी कला का विकास किया। उसने जो उसकी लेखन की उसकी काबिलियत थी उसको रोज़ लिखती थी, वो अपनी डायरी रोज़ लिखती थी, रोज़ लिख लिख के उसने अपने अंदर लेखन कला का विकास किया एन फ्रैंक ने। और उसके बाद बहुत जल्दी 15 वर्ष की आयु में तो उस बच्चे की मृत्यु भी हो गई। लेकिन वो जो उसने एन फ्रैंक के रूप में हर रोज़ अपने अंदर लिखने की कला को डेवलप किया था, हर रोज़ वो एक पन्ना लिखा करती थी अपने जीवन का, तो वो जो उसकी क्वालिटी थी जिस पे उसने काम किया था एन फ्रैंक के रूप में, लेकिन नेक्स्ट बर्थ में वो उसके साथ ट्रांसफ़र हुई जब वो बार्बो के रूप में उसने रीबर्थ लिया। तब एन फ्रैंक के ही इस केस को हम अगली कड़ी में कंटिन्यू करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं, लाखों लोगों के मनों से निकलती सच्ची दुआओं के भागीदार बन सकते हैं। और साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मैंने अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी दिया हुआ है, जिस पर मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और सेम सोल मैनी बॉडीज़ की सीरीज़ चल रही है। अगर आप ये सीरीज़ सुनने के इच्छुक हैं तो कृपया मेरे सेकंड चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। कुछ समय से कमेंट अपने आप डिलीट हो रहे हैं। अगर आपका कमेंट भी अपने आप डिलीट हो जाता है तो कृपया आप 2 मिनट रुक के एक बार फिर से कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं समझ पा रही कि ये समस्या क्यों आ रही है। आप सभी पे परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। बार्बो, जो कि एन फ्रैंक का रीबर्थ